मामा, मुझे आपको बार बार एक ही बात क्यों समझानी पड़ती है? मैं किसी से शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। मैं रिया की जगह अपनी जिंदगी में किसी और को नहीं दे सकता। कैसे दे दूं मैं किसी को अपनी जिंदगी में जगह, जब वो मेरे दिल में बसती है? मैं उसकी जगह किसी और को नहीं देख सकता। वो एकदम सख्त लहजे में बोला, जब पीछे खड़ी सीमा बेगम मुट्ठियां बींच कर लगी। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें अपनी औलाद की कोई परवाह नहीं? वो नन्ही जान बिलकती रहती है, रोती रहती है। उसे अपनी माँ का लम्स चाहिए। तुम तो होते नहीं हो घर में जिसे प्यार दे सको, खाना खिला सको। उसकी बातों का जवाब कौन देगा? जब वो माँ के लिए तड़पती है, बाप का इंतजार करती है, तो कौन रहेगा उसका साथ हर पहर? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे में इतना दम खम न बाकी नहीं रहा। मैं हर वक्त उसका साथ रह भी लूं, तो उसके सवालों का जवाब कौन देगा? तुम दोगे, जो अपनी माँ के बारे में पूछती है, दूसरों को अपनी माँ बाप के साथ देखती है, तो उसकी तरसती आंखें मुझसे देखी नहीं जाती। पता नहीं तुम कैसे बाप हो, ये सब बर्दाश्त कर रहा है। वो इसे घूरते हुए कांटदार निगाह पर डालते हुए बोली थी, और अपनी पोती को गोद में लिए उसके माथे पर लब रखे थे, जिसका माथा झुलस रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था, जबकि बुखार में वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे मामा चाहिए, मुझे मामा चाहिए, मुझे मामा ला कर दे। जबकि उसका बाप, जिसके पास उसकी हर ख्वाहिश का जवाब होता था, आज वो खाली दामन खड़ा था। आखिर वो कहाँ से लाता उसको उसकी माँ को, क्योंकि उसकी माँ तो उसे छोड़कर जा चुकी थी हमेशा के लिए। वो जब से आंखें मीच कर रह गया, उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी कुछ पल और जी ले, तो याद रखो, तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हारे लिए लड़की फाइनल कर चुकी हूँ इस हफ्ते। अगर तुमने उससे निकाह नहीं किया, तो मैं मिंसा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, और फिर तुम इस बड़े से घर में ना तन्हा रहना। समझ गए तुम? वो इसको देखते हुए आखिरी बार वार्निंग देते लहजे में बोली थी, क्योंकि वो एक मुक्का दीवार पर बरसा कर रह गया था, और घर से तेज ड्राइविंग करते हुए बाहर निकल गया था, ताकि वो अपने दिमाग को शांत कर सके। वो नहीं निकल पा रहा था रिहा की यादों से। आखिर तो वो क्या करता? रिया उसकी पहली मोहब्बत थी। यूनिवर्सिटी लाइफ में ही वो एक दूसरे से पहली मुलाकात में मोहब्बत में मुब्तला हो चुके थे, जब वो एक दिन उसे घुटनों के बल बैठते उसके हाथ में अंगूठी पहनाते प्रपोज कर चुका था। वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। अगर देखा जाए तो रिया बहुत खूबसूरत थी, जिसकी हर कोई चाहत करता था। ऐसे में उसने सब लड़कों को ठुकरा कर जारून को चुना था, और जारून के लिए ये बात बहुत बड़ी थी। जिससे वो मोहब्बत करता था, उसने उसको ही कबूल कर लिया था। इससे खुशी की और बड़ी क्या बात हो सकती है? लेकिन शादी के 3 साल बाद, जब मिंसा 2 साल की हुई, तो रिया के लहजे में बदलाव आने लगा। वो चिड़चिड़ी होने लगी थी, और इससे दूर भी। हर एक बात का जवाब वो इसे गुस्से से देती, और उसके लिए तो इतनी मेहनत करता था, दिन रात, और कामयाबी की मंजिलें तय करते करते कब वो इस शहर का मशहूर बिजनेसमैन बन गया, उसे पता ही न चला। ऐसे में वो रिया को बहुत कम वक्त देता था, जिसके बायस वो चिड़चिड़ी हो गई थी। वो इसका इंतजार करती रहती, और रात को जब वो थक कर आता, तो इससे अक्सर लड़ने लगी थी। मगर वो इसके चिड़चिड़ेपन की वजह समझ ही नहीं पा रहा था। जब एक रात उसने रिहा को अपने कमरे में रोते हुए देखा। क्या हुआ मेरी जान? क्यों रो रही हो? क्यों सताती हो मुझे? बताओ क्या वजह है आखिर? वो तड़प कर उसके करीब बढ़ते हुए उसे झिंझोड़ कर बोला था, जबकि रिहा ने उससे तलाक की डिमांड की थी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारे साथ घुटन होती है। वो इसे झिंझोड़ कर बोली थी, जब वो सिसर रह गया था। रिहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो। फिर मुझसे दूर जाने की बात क्यों कर रही हो? और हमारी बच्ची का क्या? उसके सामने करलाया था, जब वो नफी में सर हिला कर रह गई। उस दिन के बाद से उनकी काफी लड़ाइयाँ होने लगी थी। लेकिन एक रोज उसने रिया को हॉस्पिटल में देखा था, और वो दंग तो रह गया था। आखिर उसका हॉस्पिटल में क्या काम था? वो उसके पीछे करने लगा। जब उसने डॉक्टर से उसकी बातें सुननी थी, मैडम, आपके पास सिर्फ एक माह का वक्त बचा है। हम आपको बचा नहीं सकते, क्योंकि कैंसर आपके पूरे वजूद में सरात कर चुका है। ऐसे में अगर आप अपनी बच्ची के करीब भी रहीं या उनसे अटैच भी होंगी, तो खदशात है कि जेनेटिकली कुछ जर्म्स उनमें भी ट्रांसफर हो जाए,
और उसके चेहरे पर एक भरपूर नज़र डालते हुए बोला था, जब वो सिसक सिसक कर रोने लगेगी। बाहर खड़े ज़ारून के कदमों तले से जैसे ज़मीन सरक गई। जिस आशियाने को उसे इतनी मोहब्बत से बनाया था, वो किसी ही दिन बिखरने वाला था और ये सब उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। जैसे ही रिया डॉक्टर के पास आई तो ज़रून उससे लिपट गया था। तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तुम तुम इस बीमारी से अकेली ही लड़ती रही? क्यों? क्यों इस काबिल नहीं समझा तुमने मुझे? उसे झिंझोर कर बोला था, जब वो लब काट के रह गई थी और उसके साथ घर आई थी। मैंने तुमसे कहा था ना, प्लीज़ मुझे डिवोर्स दे दो। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। वो ज़िद्दी बनी बोली थी, जब वो सर थाम कर रह गया था। आखिर क्यों बार-बार तुम डाइवोर्स की बात कर रही हो? क्यों चाहिए तुम्हें डाइवोर्स? क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मुझसे नफ़रत करो। तुम मेरी शक्ल भी देखना पसंद ना करो, ताकि मैं तुम्हारे आगे की ज़िंदगी आसान हो जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी ही याद पे सारी ज़िंदगी बैठे रहो। वो उसकी जानिब रोते हुए देखते हुए बोली थी, जब वो उसे थाम कर रह गया। प्लीज़ मेरी जान, मुझ पर ये सितम मत करो। मगर उसका हाथ बुरी तरह से झटक चुकी थी। अगर तुमने मुझसे कभी भी सच्चा प्यार किया है ज़ारून, तो इन पर साइन कर देना। मैं समझूंगी तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। वो उसके कमरे में कागजात रखते हुए बाहर चली गई थी, जबकि वो टूट कर रह गया था। आखिर कैसे कैसे वो अपने हाथों अपनी मोहब्बत को सरकने देता? उसने बहुत सोचा, मगर अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश वो कैसे रद्द कर सकता था? उसने अपने दिल पर खंजर घाड़ते सुर्ख आंखों से उन पेपर्स पर साइन कर दिए और बाहर आया था, क्योंकि उस वक्त तो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी, बल्कि गेस्ट रूम में थी। दरवाजे पर दस्तक देखते वो अंदर दाखिल हुआ, जब रिहा नींद में मशगूल थी और तलाक के पेपर उसके साइड टेबल पर रखते शिकस्ता कदमों से बाहर लौट आया था और गाइड से बाहर निकलता चला गया था। रात जब वो वापस आया तो उसने देखा कि मिंसा घर में अकेली मौजूद थी। उसने पूरे घर में रिहा को ढूंढ लिया, मगर उसे वो कहीं ना मिली। उसकी माँ भी परेशान थी। मामा कहाँ है? रिहा, क्या आपने उसको देखा? वो कहीं भी नहीं मिल रही मुझे, वो तड़पते हुए बोला, जैसे वो पागल हो उठा था। तुमने आखिरी बार उसको कब देखा था? उसकी जानिब देखते हुए परेशानी से बोली थी, जब वो अपने लब काटते हुए बोला था। उसने मुझसे डिवोर्स की डिमांड की थी। आप भी तो जानती हैं, क्यों कल रात मैंने साइन करते हुए पेपर उसके पास रख दिए थे। ये क्या कर दिया तुमने लड़के? क्या कर दिया? वो लड़की तो पागल थी। तुमने उसके कहने पर उसे तलाक दे दी। मिन्सा के बारे में एक दफा भी नहीं सोचा? वो बगैर माँ के बच्ची कैसे रहेगी? वो रो रही थी, तड़प रही थी। जवाब दो तुम, उसको खिंचाई करते हुए बोली थी। मगर वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। वो दिन था और आज का थी, और वो उसे कभी नहीं मिली थी। हाँ, मगर उसकी कब्र जरूर मिल गई थी। उसकी माँ से पता चला कि वो इंतकाल कर गई है और उसकी कब्र भी बनवा दी गई थी। हर जुमा अब वो उसकी कब्र पर जाया करता था। वहाँ फूल रखा करता था, उससे ढेरों ढेर बातें किया करता था। उसके लिए जैसे उसे छोड़कर कहीं गई ही नहीं थी, मगर उसके लिए तो वो जैसे मर चुकी थी। अब जब उसकी माँ बार बार उसे शादी करने का कह रही थी, तो वो करना नहीं चाहता था, मगर मिन्सा के लिए उसे एक करवा घूंट पीना ही पड़ेगा। वो कब्र पर जाते उसे इसी बारे में बात कर रहा था और थका हारा वापिस आया था, जहाँ वो मिन्सा को अपनी गोद में लिए चुप करवा रही थी, जो कि अभी तक सिसक रही थी माँ के लिए। ठीक है मामा, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। मैं शादी के लिए राजी हूँ, मगर उस लड़की को बता दीजिएगा कि मुझसे मोहब्बत भरी जिंदगी की डिमांड ना करे, क्योंकि मैं उसे मोहब्बत से भरपूर जिंदगी नहीं दे सकता था। मैं इस जिंदगी में एक ही बार मोहब्बत करना चाहता था, और वो मैं कर चुका हूँ। अगर वो इस घर में आएगी तो मेरी बेटी की माँ बनकर आएगी, ना कि मेरी बीवी। समझ गई आप? ये कहते वो दरवाजा जोर से बंद करते वहां से जा चुका था, जबकि वो अपना सर थाम कर रह गई थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि एक दफा जरिश जैसी लड़की उनकी जिंदगी में आ जाएगी तो उनकी जिंदगियां जरूर संवर जाएंगी, और इस बात का उन्हें यकीन था। वो फौरन अपनी सहेली फहमीदा को फोन मिला चुकी थी। हाँ फहमीदा, ज़ारून मान गया है, बस तैयारी पकड़ो। इस हफ्ते हम अपनी बेटी ले जाने के लिए आ रहे हैं। वो उनको कॉल करते हुए बताते हुए बोली थी। दूसरी तरफ फहमीदा, जो खुद भी एक तन्हा माँ थी, अपनी बेटी जरिश को काम के सिलसिले में घुलते देखती रहती थी। अब तो उनकी बेटी भी 25 की होने वाली थी। शौहर का साथ तो 6-7 साल कब पहले ही छूट चुका था, मगर अब वो अपनी बेटी के साथ तन्हा रह गई थी। एक और बेटा था उनका, जो कि शादी के बाद उनसे अलग हो चुका था।
और मुड़कर भी उनसे पूछा तक नहीं था कि वो लोग कैसे हैं। ऐसे में ज़रिश ही उनका ख्याल रखती थी। उनके खाने-पीने का ध्यान, उनके लिए पहनने के लिए कपड़े, सब कुछ वही करती थी। हाल ही में इसकी एक कंपनी में जॉब लगी थी, जो कि बहुत अच्छी थी। सैलरी पैकेज भी अच्छा था। 3 माह हो चुके थे उसे वहाँ जॉब करते। वो अपनी नटखट और शरारतों के बाइस पूरे ऑफिस की जान बन गई थी। ऐसे में अब उसकी माँ का बार-बार दबाव देना कि शादी कर लो, उसे समझ ही नहीं आता था। अम्मी, आप जानती भी हैं, आपकी तबीयत खराब रहती है। आखिर मैं कैसे शादी कर सकती हूँ किसी से? मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। तन्हा रहेंगी आप इस घर में। भाई को तो हमारा कोई ख्याल ही नहीं है। वो ऐसे गए हैं जैसे हम उनके लिए मर गए हैं। लेकिन मैं उनकी तरह बेमुरव्वत नहीं हूँ। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। वो उनके हाथ थामते हुए गुस्से से बोली थी, जबकि वो उसके हाथ झटक गई थी। माँ की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करना चाहती तो? बेटा, ठीक है, मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। ना मैं खाना खाऊंगी, ना पानी पीऊंगी। देखती हूँ कब तक इनकार करती हो तुम। वो भी जैसे उसे साफ हरी झंडी दिखाते हुए उससे नाराज हो चुकी थी। और फिर उन्होंने पूरा दिन खाना न खाया। शाम को उनकी तबीयत बेहतर हुई। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि जरा सी भी टेंशन उनकी जान के लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए उन्हें हर हाल में खुश रखा जाए। वो लब काटते इधर उधर चक्कर काटते नहायत परेशानी का शिकार थी। उसकी माँ किसी तौर मान ही नहीं रही थी। अब अपनी माँ की ख्वाहिश को वो रद्द भी नहीं कर सकती थी। अच्छी तरह जानती थी अपनी माँ को कि वो कितनी जिद्दी है, कभी नहीं मानेंगी। थक हार कर वो कमरे में गई थी और रोते हुए उनके कदमों में बैठ गई थी। ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ शादी, मगर आप जान लें कि सिर्फ मैं आपकी वजह से कर रही, वरना मुझे शादी का कोई शौक नहीं था। भाई का चेहरा तो मैंने देख ही लिया है। मर्द जात से मुझे नफरत हो चुकी है। मैं उनको कभी वो खुशी नहीं दे पाऊंगी जो वो चाहते हैं। बता दीजिएगा आप अपने रिश्तेदारों को। वो उनकी तरफ देखकर तंग कर बोलते गुस्से से सूं सूं करते कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि अपनी बेटी की इस अदा पर वो जी जान से मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि जितना वो कह रही है उसे किसी लड़के की जरूरत नहीं है। मर्द जात पर भरोसा उठ गया है, मगर वो अच्छी तरह जानती थी कि जिस घर में भी उनकी बेटी जाएगी उनको अपना बना ही लेगी। इस बात का इत्मीनान था उन्हें। फिर आखिरकार उसे अपने ऑफिस से छुट्टियां भी लेनी थी। वो तो ये जानती ही नहीं थी कि उसके ससुराल वाले कैसे हैं, आगे उसे जॉब करने देंगे या नहीं। अगर तो उसके ससुराल वाले लालची हुए तो यकीनन उसे जॉब करने पर दोबारा मजबूर करेंगे, और कहीं इधर उधर जाने से अच्छा है कि वो लीव ले लेती। इसलिए वो अपने बॉस के ऑफिस में आज लीव लेने आई थी। सर, मुझे लीव चाहिए 3 दिन की। वो अंदर आते अपने बॉस के सामने खड़े होते बोली, जब वो इसे तिगड़ी घूड़ी से नवाज गया था। मजरिश, आप जानती है कि अभी आपको आए यहाँ सिर्फ 3 माह हुए हैं, और अब ये तीसरे माह में आपकी छुट्टी लीव है। क्या आपको कुछ ज्यादा ही शौक नहीं है छुट्टियां करने का? वो इस पर तंज करते हुए बोला था कि वो दांत किचकिचा कर रह गई थी। उसका बॉस कभी भी उसे शर्मिंदा करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था, मगर अब उसके सर पर लगी थी ये बात। सर, आप भी तो कई कई दिन ऑफिस नहीं आते। मैंने तो कहीं नहीं कभी नहीं कहा। वो जेरे लब बड़बड़ाते हुए बोली, मगर उसकी सरगोशिश का बात अच्छी तरह सुन चुका था, जबकि वो उसकी सुलगती हुई निगाहों के हिसान में थी। जब वो थूक निकलते हुए बोली, सर फिर आपने बताया नहीं कि आप मुझे दे देंगे ली? उसकी जानिब देखते हुए उसकी आंखों में आंखें गाड़े बोली। डरना तो उसने जैसे सीखा ही नहीं था। जब उसका बास गहरा सांस भरते बोला, पहले आपको मुझे वजह बतानी पड़ेगी। अगर वजह वैलिड लगी तो मैं आपको लीव दे दूंगा, वरना लीव आपकी खारिजी समझिए। उसकी जानिब देखते हुए तनकीदी निगाह से बोला था, जब वो सब्र के घूंट भर के रह गई थी। वरना दिल तो कर रहा था कि उस शख्स की गर्दन उसके हाथ में होती और वो एक झटका देकर मरोड़ देती। सर, पर्सनल रीजन है, क्या बताना जरूरी है? आप हर किसी से क्या रीजन पूछते फिरते हैं? वो तंग कर बोली, जब उसकी खून ख्वार नजरें अपने ऊपर महसूस करके वो अपनी जबान लबों में दबा कर रह गई। आप मुझे बता रही हैं या फिर मैं रद्द कर दूं आपकी लीव? वो पेंसिल अपने हाथ में थामते हुए उसके लीव फॉर्म को फाड़ने ही वाला था, जब वो जल्दी से बोली, सर, मेरा निकाह है, इसलिए मुझे लीव चाहिए। अगर निकाह ना होता तो मैं कभी भी इस माह लीव न लेती। वो इसकी जानिब देखते हुए विचार की भरी निगाहों से देखते हुए बोली थी,
जब उसका हाथ अटक के रह गया। आपकी शादी? और आपको सिर्फ 3 दिन की लीव चाहिए? वो नासमझी से पूछ रहा था। जब वो कंधे उचका कर रह गई थी। सर, मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं पहले भी अपनी मामा को बता चुकी थी, मगर अब वो करवा रही हैं तो मैं कर रही। इसीलिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन की ही लीव चाहिए मुझे। वो इसकी जानिब देखते हुए आम से लहजे में ही बोली थी। जब वो गहरी निगाहों से उसे देखने लगा था और फिर उठ खड़ा हुआ और एक एक कदम चलकर उसके करीब आने लगा। और क्या गारंटी है कि 3 दिन बाद आप आ जाएंगी? अगर आपके ससुराल वालों ने आपको जॉब ना करने दी तो? उसकी जानिब देखते हुए अपने शक्कू शुबहात दूर करने के लिए बोला था। जब वो कंधे उचका कर आ गई थी। सर, अगर तो वो लालची हुए तो मुझे यहाँ आने से नहीं रोकेंगे। हाँ, अगर इज्जतदार हुए तो हो सकता है कि वो मुझे ना आने दे और मैं अपना एक्सपीरियंस लेटर अगर यहाँ से ले जाऊंगी। उसकी जानिब देखते हुए बोली थी। जब वो गहरा सांस भर के रह गया था। आप जॉब करना चाहती हैं या नहीं? उसकी जानिब देखते हुए बोला था। जब वो लब दबा कर रह गई थी। सर, इट्स वेरी पर्सनल, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। वो मुंह बनाते हुए बोली थी। जब उसके बॉस ने एक कातिल निगाह उस पर डालते साइन कर दिए थे उसके लीव फॉर्म पर, जिसे देखते वो गर्दन अकड़ाते खुला खिला खिलखिलाती ऑफिस से बाहर आ गई थी। जबकि वो शीशे की वॉल से उसी को देख रहा था, जो ऐसे भागी थी जैसे किसी शेर के गछाड़ से निकल कर भागी हो। और फिर अल्लाह अल्लाह करके उसका निकाह का दिन भी आ गया। निकाह के वक्त भी वो दोनों अलग अलग हिस्से में ही बैठे हुए थे, मगर दोनों ही एक दूसरे के नाम पर ठठक जरूर गए थे। मगर फिर सिरे से वो जाने दिया था। मगर जैसे उसे जरून शाह के कमरे में लाकर बिठाया गया तो वो शशर रह गई। उसे एहसास भी नहीं था कि वो किसके घर में आ चुकी है। कमरे में पहुंचते वो सीधा बेड पर बैठी थी। मगर 1 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब उसका दुल्हा ना आया तो वो खड़े होकर टहलने लगी थी। मगर जैसे ही उसकी निगाह दीवार पर लगी उस कदावर तस्वीर पर गई तो मुंह खोले उस तस्वीर को देखने लगी। ये क्या? ये नहीं हो सकता। मेरी शादी मेरे ही बॉस से? ये कैसे हो सकती है? वो अपना सिर थामते हुए बोली थी। जहां तक मुझे अंदाजा है, मेरा दूल्हा तो एक बच्ची का बाप था, तो क्या मतलब मेरे बॉस भी? वो अपना सर थाम कर रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो अपने बॉस की बीवी बन चुकी है। और उससे भी ज्यादा हैरत उसे इस बात पर हो रही थी कि क्या उसका बॉस जानता था कि उसकी शादी अपनी एम्प्लॉय से हो रही है, या उसे भी ये मालूम नहीं था। अब ये तो उसके आने से ही पता चल रहा था। मगर 3 घंटे गुजरने के बाद भी जब वो ना आया तो उसके गुस्से का मीटर तेजी से घूमने लगा। ये बात साफ जाहिर कर रही थी कि वो इस शादी से खुश नहीं था। बस खानापुरी के लिए ही वो शादी करना चाहता था। ओह, तो ये बात है। उनकी जिंदगी में किसी और के लिए जगह ही नहीं थी। तो फिर शादी करने की क्या ही जरूरत थी? वो इधर उधर तेजी से टहलते हुए गुस्से से अपनी मुट्ठियां बीचती सोच रही थी जब एकदम दरवाजा खुला। और इस वक्त उसके दरवाजे की तरफ पुश थी। वो अंदर आते दरवाजा लॉक कर गया था, मगर अभी तक जरिश ने पलटने की कोशिश नहीं की थी। जब वो गला खनकारने बोलना शुरू हुआ। ओह, तो आज से आप मेरे ही कमरे में रहेगी। मैं पहले ही रात आपसे साफ साफ बात कर लेना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको शादी के बारे में क्या बताया गया, लेकिन ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। इनफैक्ट मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था। मुझे इसके लिए मजबूर किया गया और मैं अपनी माँ का हुक्म टाल नहीं पाया। इसलिए अभी इसे साफ लहजे में बता रहा हूँ और उम्मीद है कि मुझे अपनी बात बार बार दोहरानी नहीं पड़ेगी। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि तुम में क्या, मुझे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी पहली बीवी की यादों के साथ खुश हूँ, क्योंकि वही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैं उसकी जगह अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं दे सकता। और क्या ही अच्छा होगा कि आप अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके मेरे करीब आने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और अगर मैंने आपको देख लिया कि आप किसी भी तरीके से मेरी जानिब आकर मुझे राग़िब करने की कोशिश कर रही हैं या फिर ओछी हरकतें कर रही हैं, तो आई एम सॉरी टू से वेट, मैं आपको हाथ पकड़ कर घर से निकालने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। जारून शाह ने उस दुल्हन से कहा जो उससे रूख मोड़े खड़ी थी। इतनी तौहीन पर पहले तो जरिश ने सर उठाया और फिर तमाम लिहाज पलाए ताक रख के बोली, तो सर, हो गई आपकी बातें, दे लिया भाषण। ये बात मुझे आप आराम से भी कह सकते थे। अब आप मेरी बात सुनिए। मैं जानती थी
एक बच्ची के बाप हैं। भई, आप जैसे सो कॉल्ड शख्स के पास क्या ही होगा किसी को देने के लिए? और मोहब्बत, मुझे तो लग रहा है कि आप इसके मीन तक से वाकिफ़ नहीं हैं। इसलिए यही कहेंगे। और आपको ये खुशफ़हमी क्यों कर लाहक हो गई कि मैं आपके करीब आना चाहूँगी? कहीं के टॉम क्रूज़ हो क्या? ना तो मुझे आपसे कोई गर्ज़ है, ना ही आपके पास आने से। मैं खुद आपके पास आना पसंद नहीं करती। वो बोली तो एक ही बार बोलती चली गई। ज़ैनून उसे हॉन्कों की तरह देख रहा था। पहले तो इस बात को उससे शदीद हैरत का झटका लगा कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके ऑफिस में काम करती थी। ये बात उसके लिए हजम करना नहायत मुश्किल था। जब वो उसे दूसरा झटका देगी थी, उसकी बेइज्जती करके। कहा लड़की उसके सामने बात करने से पहले 100 दफा सोचती थी, और ये लड़की कैसे 2 मिनट में उसकी बेइज्जती कर गई थी। और तो और, ना सिर्फ उसे तरबियत का ताना दिया बल्कि उसकी खूबसूरती जैसे पूरी बिजनेस इंडस्ट्री सराहती थी। जबकि लड़कियां मरती थी उस पर, वही खूबसूरती उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। खैर कोई बात नहीं। अगर आप मराकबे से निकल आए तो सुन लीजिए, मुझे कौन सा इस शादी से दिलचस्पी है। वो तो बस मामा ने जबरदस्ती करवा दी, और सबकी होती है कि तुम भी कर लो। आप अपनी जिंदगी में खुश रहे, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। ना आप मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना, ना मैं आपकी लाइफ में दखल दूंगी। जरी सुकून से कहती जरून शाह को हैरान कर गई। इससे पहले कि उसे कुछ कहता, वो तन फन करती दरवाजा धाड़ से बंद करती चली गई। जबकि वो अपनी बेइज्जती को याद करता कुलस कर रह गया था। कहाँ दिखी थी उसने ऐसी लड़की? वैसे लड़की टक्कर की है, दिल में ख्याल आया, पर दिमाग ने फौरन सर्जंश की थी। वो अपना भारी कामदार लहंगा उठाती बमुश्किल चलते कमरे से बाहर निकली, और इधर उधर देखा कि कोई उसे देख न ले। मगर इस बड़े से घर में कमरा कहाँ ढूंढेगी? इस सोच ने उसे परेशान कर दिया। ये मुश्किल भी जल्दी ही दूर होगी। सुनो मेरी बात, यहाँ कोई गेस्ट रूम है तो मुझे रास्ता दिखा दो। वो पास से गुजरती काम वाली से बोली, जो वो हैरत से टुकर टुकर उसे देखने लगी। इंग्लिश में बात तो नहीं की मैंने जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? उसकी जाने देखते हुए तपे हुए लहजे में बोली थी। पहले क्या कम दिमाग खराब किया था इसका, जिसके बॉस ने, जिसकी मुलाजमा भी अब करने पर तुली हुई थी। अच्छा अच्छा, आप आइए मैडम, मैं आपको ले चलते। वो हिचकिचाते हुए से गेस्ट रूम की तरफ ले गई थी। चुप करके वो गहरा सांस भरते वहीं ले गई थी। और हाँ यार, प्लीज मुझे एक सूट भी ला देना। मेरा सूट तुम्हारे मालिक के कमरे में होगा, वहां मैं दोबारा जाना पसंद नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज तुम ही ला दो। वो थक हार कर बेड पर गिनते हुए बोली थी। जब वो बेचारा समूह बनाते जारून शाह के कमरे में गई थी, अंदर जाते हुए भी उसे डर महसूस हो रहा था। मगर वो डरते डरते अंदर गई। क्या बात है रानी, क्यों आई हो तुम यहाँ? उसकी जानिब देखते हुए एक आईब्रो उचकाकर बोला था। जब वो थूक निकलते बोली थी, जी मैडम साहिबा ने अपना सूट लेने के लिए भेजा है। वो कह रही है कि वो तन्हा ही रहना चाहती है, इसलिए उनका सूट उनके पास ले जाओ। वो बोली जब जरून अपना सर थाम कर रह गया था। इस लड़की की कोई हरकत सीधी नहीं थी। हमेशा वो करती थी जिसका इसने सोचा भी नहीं होता था। उसने हाथ के इशारे से उसे वार्डरोब से उसके कपड़े लेने का कहा। जब वो 2-3 सूट ही उसके लिए निकाल कर ले गई थी। क्या हुआ, कुछ कहा तो नहीं तुम्हारे साहब ने? जैसे ही वो उसके कमरे में उसके कपड़े लेकर आई तो उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली। जब वो फौरन से नफीम ने सर हिलाकर रह गई थी। नहीं बीबी जी, कहा तो कुछ नहीं, बस यही पूछ रहे थे कि आप कब आएंगी। वो मस्कीन सी सूरत बनाते हुए बोली। जब वो गर्दन अकड़ा कर रह गई थी। अब आ रहा है ख्याल, सड़ियल कहीं का। वो सर झटक कर रह गई थी। तुम जाओ, मैं नहीं जा रही, यही रहूंगी मैं। वो कमरा बंद करते हुए वॉशरूम में घुस गई थी और शॉवर लेकर फ्रेश हुई थी। सुबह से लेकर अब तक की थकावट उसने कहीं का नहीं उसे छोड़ा था। मगर अब शावर लेकर वो ताज़ा दम होकर सोने के लिए बेड पर लेट चुकी थी। उसकी आदत थी कि वो परेशानी पर हर वक्त अपने सर पर सवार नहीं रखती थी, बल्कि कल का काम कल पर डाल कर ही सोती थी। सुबह जैसे ही वो उठकर टहलने के लिए निकली तो पूरी हवेली घूमते घूमते इश्तियाक से वो एक कमरे के सामने रुकी, जहां से हल्की हल्की सिसकियां लेने की आवाजें आ रही थी। वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुई थी। मगर वहां एक सुर्ख गुलाबी बच्ची को अपने बिस्तर पे रोते देख वो तड़प कर आगे बढ़ी। क्या हुआ बच्चे, आप ठीक तो हो? दर्द हो रहा है कहीं? उसकी जानिब देखते हुए बोली। जब वो तकिए में से अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर उसे देखने लगी। वो महज 5.5 साल बच्ची थी। आप कौन है? उसकी जानिब देखते हुए बोली थी।
जब वो नासमझी से उसे देखने लगी, जिससे समझ में ना आया कि आखिर वो उसे क्या जवाब दे। वो मुँह पर उँगली टिकाए सोचने लगी, जब वो बच्ची खुद ही हैरत से चिल्लाकर बोली थी, "क्या आप मेरी मामा हो, जिसे दादी लेकर आई है?" वो इसकी जानिब देखते हुए इश्तियाक भरे लहजे में बोली थी, साथ ही आंखों में मोटे-मोटे आंसू जगमगाने लगे थे, मगर वो इसे बहने से रोक चुकी थी। उसे कुछ समझ ना आया, तो ना चाहते हुए भी इस बात में सराह लगी, "जी हाँ, मैं आपकी मामा हूँ। लेकिन मम्मा की इतनी प्यारी सी प्रिंसेस क्यों रो रही है?" उसकी ठोड़ी को हाथ में भरते हिलाते हुए बोली थी, जब उसके आंसू उसकी आंखों से झलक पड़े थे, जिन्हें वो फौरन से साफ करती उसके गाल चटाचट चूम गई थी। वो नहायत ही प्यारी बच्ची थी, जिस पर किसी को भी प्यार आ जाए। आखिर उसका बाप उसको तवज्जो क्यों नहीं देता था? अपनी अम्मी से उसने सुन रखा था कि जिस शख्स से शादी होने वाली है, वो लड़का अपनी बेटी को जरा भी वक्त नहीं देता था, जिसे सुनकर उसे बहुत पेश आया था। मगर अब उस बच्ची को देखकर उसे और गुस्सा आ रहा था अपने बॉस पर। राहित संगीन इंसान है, पता नहीं अपनी बीवी से इतने साल कैसे मोहब्बत कर ली। उस मरी हुई औरत को रो रहा है, ये नहीं कि अपनी जिंदा बच्चे की फिक्र ही कर ले। एक दफा बस मुझे मौका मिल जाए, गिन गिन के बदले लूंगी उससे। वो दांत किचकिचा कर बोली थी और फटाफट उसे गोद में बढ़ा था। अब आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? वो इसकी जानिब देखते हुए उसकी गर्दन में अपने छोटे छोटे हाथ डालते हुए बोली थी, और उसका चेहरा बेचैनी से दिखने लगी थी कि वो इनकार न कर दे। जब वो फौरन लफी में सरे लागी, अरे मैं अपनी छोटी सी प्रिंसेस को छोड़कर क्यों जाने लगी भला, जो इतनी प्यारी है, इतनी स्वीट है। भूख लग रही है? उसकी जानिब देखते हुए बोली थी, जो सर जोर जोर से हिलाने लगी थी। तो चलो, अब मैं अपनी बेटी को कुछ मजे का बना कर देती हूँ। वो उसको अपनी गोद में उठाते नीचे ले आई थी, और किचन में आते हुए उसने टेबल पर रखी छोटी सी चेयर पर उसे बैठाया था। तो बता, क्या चाहिए मेरी बेटी को? मामा झट से बना लेगी मैजिकल खाना, जो मेरी बेटी को बहुत पसंद आएगा। उसकी जानिब देखते हुए बोली थी, जब वो लबों पर जुबान फेर कर आएगी, मुझे मुझे चॉकलेट शेक पीना है, और साथ पैनकेक्स भी खाने हैं। उसकी जानिब देखते हुए बोली थी, और कुछ? उसकी जानिब देखते हुए पूछ बैठी, जब वो नफी में सर लागी, मगर रानी बहुत गंदा बनाती है, मुझे नहीं खाना। उसकी जानिब देखते हुए मुंह लटकाते हुए बोली, जब वो एक बार फिर उसके गालों को चूम गई थी, अरे रानी से क्यों कहने लगी, अपनी बेटी के लिए तो मम्मा खुद अपने हाथों से बनाएगी। उसे पचकार कर बोली, तो खिलखिलाते हुए दोनों हाथ से जोर जोर से तालियां बजाने लगी, जैसे उसको इसकी बात बहुत पसंद आई हो। कुछ ही देर में वो उसके लिए मिल्क शेक और पैनकेक तैयार कर चुकी थी। रानी से कहते वो चीजें उसने बाहर रखवाई थी, और फिर अपने लिए भी शेक बनाया था उसने, जो उसे बाहर बिठाकर खुद अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगी थी। कुछ ही देर में जरून शाह नक्सक से तैयार होता नीचे आया था, मगर जैसे ही वो नीचे आया, उसके कदम मिनसा की खिरखिराती हुई आवाज पर रुके थे, और वो शिशर सा आगे बढ़ने लगा था, जहां वो अपनी बेटी को शायद जिंदगी में पहली बार अपने सामने हंसते हुए देख रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी बेटी हंसती भी है, और ये हंसी किसी के आने की वजह से थी। और वो एक नजर पास ही बैठी जरिश की जानिब डाल गया था, जो उसके मुंह में छोटे छोटे नवाले बनाकर डाल रही थी, और फिर प्यार से उसे शेक पिला रही थी। वो एक दो पल को उसमें खो सा गया, मगर अगले पल वो होश में आया था। जारून तो ये मंजर देखकर दंग ही रह गया था। शायद ही उसकी बेटी कभी उसकी गोद में बैठी हो, या उससे यूं फ्री होकर बात की हो, मगर जरिश से यूं फ्रैंक होता देख उसे शदीद जेलसी हुई थी। मगर शायद वो भूल गया था कि बच्चे तो होते ही प्यार के भूखे, जहाँ प्यार मिले उसी के होकर रह जाते हैं। वो नाश्ते की मेज पर आकर बैठा, तो मिंसा की हंसी को ब्रेक लगी, और दूसरी तरफ उसकी सास जो अभी नीचे आई थी, वो भी मिंसा और जरिश का मोहब्बत भरा मुजाहिरा देखकर और आंखों ही आंखों में जरूर को ये जता रही थी कि देखो, उन्होंने कितना सही फैसला किया है। जबकि जरूर उनके इशारों को नजरअंदाज किए नाश्ते में मगन था, क्योंकि इसके नजदीक जरिश मिंसा से प्यार का दिखावा कर रही थी। भला कैसी सुतेली माँ भी किसी गैर बच्चों पर यूं मोहब्बत निछावर करती है? उसने तरफुर से सोचते सर झटका। उसकी सास जब ऊपर चली गई, तो उसने जरूर की जानिब देखते हुए सवाल किया, सर, क्या मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूं? उसकी जानिब देखते हुए बोली, जो वो आंखें बड़ी की उसे देखने लगा, भला आपको ऑफिस में जाने की क्या जरूरत है?
मगर उसके ज़हन में उन दोनों की 2-3 दिन पहले की मुलाकात ताज़ा हुई थी, जब वो उससे लीव लेने के लिए आई थी। तब वो ये नहीं जानता था कि उसकी शादी उस लड़की से होने लगी है, जिससे वो बात कर रहा था। मिस ज़रिश, मैं पहले तो नहीं जानता था कि आपके पहले क्या ख़्यालात हैं, मगर मैं आप पर इतना ज़रूर वाज़िह कर दूँ कि मैं आपको जॉब नहीं करने देना चाहता। बेसिकली आपको अच्छी तरह अंदाज़ा तो होगा कि मैंने अपनी बेटी के लिए ही शादी की थी। अगर मैंने आपसे ही जॉब करवानी होती, तो मैं आपको कभी शादी के लिए कहता ही ना। लेकिन अब हमारी शादी हो ही चुकी है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी बेटी होनी चाहिए और कुछ नहीं। और आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी की जाएँगी, सारी ज़रूरियात भी, मगर मेरी बेटी पर ध्यान दीजिएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता गुज़रने लगा था। वो हद से ज़्यादा मिन्सा के करीब होते जा रही थी और मिन्सा का भी कोई भी पल ज़रिश के बगैर गुज़रता ही नहीं था। कुछ ही देर वो जब ज़रिश को ना देखती, तो उसकी जान लबों पर आ जाती और वो रोने लगती थी। यहाँ तक कि उसके लिए वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो गया था। आज ज़रूर का बर्थडे था, तभी मिन्सा ने उससे फरमाइश की थी कि उसके लिए कुछ स्पेशल बनाए। मम्मा प्लीज़, डैड के लिए स्पेशल केक बनाओ ना। उसकी जानिब देखते हुए उससे भरपूर अंदाज में ख्वाहिश करते हुए बोली, जो उसकी ख्वाहिश रद्द नहीं कर पाई थी। लेकिन बेटा, डैड को आपके मम्मा का केक पसंद नहीं आएगा। उसकी जानिब देखते हुए विचकारते हुए बोली थी। उसे यकीनन अंदाजा था कि ज़रूर इस बात को गलत ही मतलब मिलेगा, इसलिए वो उसके लिए कोई भी पेशकदमी नहीं करना चाहती थी। मगर मिन्सा की आंखों में आंसू देखकर वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई थी। ठीक है, हम बनाते हैं आपके डैड के लिए केक। वो इसे लिए किचन में चली आई थी और बड़े प्यार से दोनों ने मिलकर ज़ारून के लिए केक बनाया था और वो बहुत से स्नैक्स भी, जो मिन्शा के फेवरेट थे, उसके कहने पर बना चुकी थी। खाना तैयार था, जो लोग डिश आउट कर चुके थे। बस इंतज़ार था तो ज़रूर था। उसकी सास भी उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही थी। वाह बेटा, तुमने तो इतना सब कुछ बना लिया, बाहर से ऑर्डर कर लेते। उसकी जानिब देखते हुए उसके कंधे पर थपकी देते हुए बोली थी। जब मिन्सा ने नफ़ी में सर हिलाया था, मैंने मामा को बोला था, मुझे मामा के हाथ का खाना बहुत पसंद है। दादी, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। वो उनकी जानिब देखते हुए खपकी से बोली थी, जब वो उसे उठाकर चटाचट चूम गई थी। अरे क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, जो तुम कहोगी वही होगा। उसे तसल्ली देते हुए बोली तो वो जी जान से मुस्कुराने लगी थी। अरे मामा, चलो आप भी तैयार हो जाओ। वो ज़रिश की जानिब देखते हुए उसे अगला ऑर्डर करते हुए बोली थी, जब वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी कि वो ये क्या कह रही थी। बच्चा, आप तैयार हो गई हो ना, यही काफ़ी है। देखो, मामा ने भी न्यू ड्रेस ही पहना हुआ है। वो उसकी जानिब देखते हुए बोली, जब वो नफ़ी में सर हिला गई थी। मुझे मामा को प्रिंसेस की तरह ना तैयार करना है, तो करना है, वरना मैं रोने लग जाऊंगी। और फिर एक दफ़ा अपनी आंखों में वो आंसू भरे लाई थी और जिसे वो थाम कर रह गई थी। उसकी सास भी उसे कमरे में धकेल चुकी थी कि जाओ तैयार होकर आओ बेटा, जिद नहीं करते। मिन्सा, पापा नाराज होंगे, उसे दबे लफ्जों में समझाना चाहती थी, मगर वो इतनी सी बच्ची को उसकी बात भला कहाँ समझ आने लगी थी। नो मामा, आप यही ड्रेस पहनोगी जो मैंने आपके लिए मंगवाई है। वो एक ब्लैक कलर की फुल फ्लेयर वाली फ्रॉक उसके आगे करते हुए बोली थी, जो कि प्रिंसेस नुमा फ्रॉक थी। उसे देखकर वो थूक निकल कर रह गई थी। वो अच्छी तरह जानते थे अगर उसने ये पहन लिया तो ज़रूर उसे कच्चा चबा जाएगा। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर मिन्सा के रोने धोने पर उसे पहनना ही पड़ा था। और बाद में मिन्सा ने उसे लिपस्टिक भी लगाई थी, जबकि वो अब इसके हाथ में लाइनर पकड़ा रही थी और उसको भी लगा। वो उसे उंगली से इशारा करते हुए बोली थी, जब उसे आंखें बड़ी किए घूरने लगी थी। बहुत शरारती बच्ची हो तुम मिन्सा, वैसे ही छोटी नजर आती हो बस। उसकी नाक दबाते हुए बोली, जब वो खिलखिला कर हंसी थी। अब वो हल्के से लाइनर में नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। जब ज़ारून के नीचे आते ही दोनों फटाफट अंधेरा करके छुप गई थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उन सब ने पार्टी पापड़ फोड़ा था और मिन्सा जोर जोर से चिल्लाने लगी, हैप्पी बर्थडे डैड, हैप्पी बर्थडे। तो ज़ारून हैरत भरी निगाहों से उनकी जानिब देखने लगा, जो इंतहा की खुश लग रही थी। जब उसकी अचानक नजर जरिश पर गई, 2 मिनट के लिए तो उसकी खूबसूरती में खो गया। मुकम्मल हसन, हसीन सरापा और ऊपर से ब्लैक कलर ने उसकी गोरी रंगत को और भी चार चांद लगा दिए थे। शायद ही उसे काला रंग किसी पर इतना अच्छा लगा हो जितना जरिश पर लग रहा था। उन्होंने खुशी खुशी केक काटा और अब खाना खाने के बाद वो मिन्सा को सोने के लिए भेज रही थी, जब उसकी सास बीच में आते मिन्सा को ले गई थी और उन दोनों को वहीं रुकने का कहा था, क्योंकि उन दोनों को तन्हा पाती ही वो खजल सी होकर रह गई थी।
और वहाँ से उठना चाहती थी क्योंकि उसकी सास मिन्सा को लेकर अब कमरे में सोने के लिए जा चुकी थी। जैसे ही वो गई और वो भी उठी, पीछे से ज़रून की सर्द आवाज़ गूंजी थी, "ओह माय गॉड! तुम अपनी मासूमियत का मुखौटा इतनी जल्दी उतार फेंकोगी? इसका मुझे अंदाज़ा ही नहीं था।" वो तंजिया लहजे में बोला और वो झटके से पलटी। "इस बात का क्या मतलब है? बताना पसंद करेंगे आप? अपनी ज़ुबान में क्यों मेरी ज़ुबान को आप समझ नहीं आती है क्या?" वो जो जाने लगी थी ठटकी और ना समझी से उसे दिखती नागवारी से पूछा। यकीनन उसे ये बात बुरी लगी थी। मतलब बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। वैसे क्या माइंड ब्लोइंग प्लान बनाया तुमने? मैं तो कायल हो गया। पहले मिन्सा को अपने करीब किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे सारे काम करने लगी और अब बन ठन कर फुल तैयारी करके साथ मुझे इम्प्रेस करने का प्लान था। मुझे तो हैरत हो रही है, बहुत जल्दी नहीं मुट्ठी में कर दिया सब कुछ। तुमने सोचा होगा कि मिन्सा की तरह मैं भी तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंस जाऊंगा और तुम्हारे इशारों पर नाचूंगा। मगर तुम ये क्यों भूल गई हो माई सेकेंड वाइफ कि मेरा दिल अपनी पहली बीवी के नाम पर ही रहेगा, मरते दम तक। ज़ारून शाह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहा, और जरिश का इतने बड़े इल्जाम पर सर चकरा गया था। वो शख्स उसे क्या समझ रहा था? यकदम गुस्से ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। उसकी नसें उभरने लगी। इससे पहले कि ज़ारून उस पर कोई और इल्जाम लगाता, वो बोली, बोली नहीं फनकारी थी, शट अप। व्हाट? आई सेड शट अप। बस बहुत हो गया ज़रून साहब। उसकी अंदाज पर ठटका। आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरी मिन्सा से मोहब्बत एक दिखावा है? मेरी उससे मोहब्बत आप जैसे लोग क्या जाने जिन्हें मोहब्बत के मीम तक का न पता हो। उसने तंजिया सर झटकते हुए कहा। तो वो सटपटाया। एक मिनट, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपको किसने कहा कि मैंने उतना प्यार होकर आपको रिझाने की तैयारी की है? आप एक संगदिल इंसान है जो खुद पर नाज करते नहीं थकता। आपने सोचा भी कैसे कि मैं अपने हुस्न को हथियार बनाकर आपको रिझाऊंगी? दवाई समझ रखा है क्या मुझे आपने? मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि आपकी पहली बीवी कैसी थी। उसने आपके साथ कैसे गुजारा किया? जरूर उसने भी आपको अपनी इन्हीं चीप ट्रिक से रजाया होगा। तभी तो वो आपकी बीवी के ओहदे पर फाइज हो चुकी थी और इसीलिए आप मुझे भी वैसा ही समझने लगे। तो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। मुझे आप में जरा भी दिलचस्पी नहीं, क्योंकि आप जैसे नामर्द को मैं मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती। समझे आप? जो दूसरों की इज्जत तक करना ना जानता हो। उसके गुस्से पर वो शिशर रह गया। अगर आप दुनिया के आखिरी आदमी भी होते तो भी मैं कभी आपकी गुर्बत पर थूकती भी ना। उसकी बात ने जरून को सत्ता पैर चलाकर राख कर दिया था। यू? वो गुस्से से दहाड़ा। यू शट अप। जरीफ ने उसकी बात काटी। आपने समझ क्या रखा है मुझे? आप मुझे इस घर में लेकर आए हैं तो मतलब आपकी मर्जी चलेगी। आपका जो मन में आएगा आप बकवास करेंगे और मैं सुनती चली जाऊंगी। आप बहुत बड़ी खुशफहमी का शिकार है जरून साहब। वो कोई और लड़कियां होती होंगी या फिर आपकी बीवी होगी जो आपके पीछे भागती होगी, मगर मैं। उसने अपने सीने पर दस्तक देते हुए कहा, मैं जरीश हूँ। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम मेरी इज्जत है। आइंदा ये बात सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ईंट का जवाब मुझे पत्थर से देना अच्छे तरीके से आता है। अगर मेरी माँ मुझे शादी के लिए मजबूर ना करती तो मैं अपनी शक्ल पर लानत बेचना भी पसंद ना करती, क्योंकि अब तो मैं आपकी तरबियत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूँ। उसकी बातों ने जरून शाह को अंदर तक खाक कर डाल लिया। कहा लड़कियां उसे देखकर आगे बढ़ती थी और उसकी अपनी बीवी उसको देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। ये बात उसको जलाकर राख कर गई थी। ये सब कहते वो रख कर थप्पड़ उसके मुंह पर बरसाती वहां से जा चुकी थी। 1 घंटा गुजरने के बावजूद भी उसका गुस्सा कम ना हुआ तो उसकी माँ कमरे में गुस्से से चली गई। ये क्या कहा है तुमने जरिश को, जो वो कमरे से बाहर ही नहीं आ रही बल्कि कमरा बंद करके बैठ गई है? मुलाजमा से पता चल रहा है मुझे सारी बातें तुम उसके बारे में। ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? और ऐसे घटिया इल्जाम तुमने उस पर लगाने की जुर्रत भी कैसे की? इतने दिल से मैं उसे यहाँ लाई थी। क्या तुमने इन 2 माह में उसकी मेहनत देखी नहीं? कैसी हमारी बच्ची फिर से खिलखिलाने लगी है, बोलने लगी है, चहकने लगी है। मगर तुमने तो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। सारून, तुम अपनी अना में इतने अंधे हो चुके हो तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। क्यों दुखाया तुमने उसका दिल? आप उसको नहीं देख रही थी मामा, कैसे वो मुझे रुझाने आई थी है, कैसे उसने मेरे लिए तैयारी की? क्या बकवास कर रहे हो? वो तैयार होना भी नहीं चाहती थी, मगर उसको मिन्सा ने मजबूर किया। अगर वो ना कहती तो वो मरने मरते दम तक तुम्हारे लिए तैयार ना होती। वो रोने लगी थी, जिद करने लगी थी। आखिर वो क्या करती? अगर मिन्सा उसे ना कहती तो वो तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ ना बनाती, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है तुम्हारी फितरत को।
वो घड़कते हुए लहजे में बोली थी। और ये सब आप मुझे अब बता रही हैं? आपको मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना। मैं ये समझा कि उसने खुद किया ये सब। वो अपना सर थामते हुए इधर-उधर टहलने लगा था। उसे यकीनन ज़रिश से माफ़ी माँगने की ज़रूरत थी। ये मानने में उसे कोई आर महसूस नहीं हो रही थी कि इस कम अरसे में वाक़ई उसने मिन्सा का बहुत ख़्याल रखा था। उसने सोचा कि वो सुबह उठकर ज़रिश से माफ़ी तलब कर लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो सुबह नाश्ते के वक़्त से बाहर नहीं आई थी और उसकी माँ तन्हा ही मिन्सा के साथ बैठी थी। 3-4 रोज़ हो गए थे। अब तो उसे देखने के लिए वो तरसने लगा था, मगर वो बाहर ही नहीं आती थी। मुलाज़िमा कमरे में ही उसका खाना दे आया करती थी, जबकि मिन्सा भी उसे देखने के लिए अब तड़पने लगी थी, क्योंकि वो बाहर आने का नाम ही नहीं लेती थी। उसे वाक़ई गलती करती थी मिन्सा और उसकी मोहब्बत को गाली देकर। ये मैंने क्या कर दिया है? वो सर थाम कर रह गया था। अब भी रात में मिन्सा बुखार में बिलख रही थी और बार-बार रोकर तड़प रही थी कि मुझे मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। ये कहते उसने सिसकारी बड़ी और फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुला लाया था वो, जिसने उसे गुस्से से घूरते हदायत दी थी कि वो उसको उसकी माँ के पास ले जाए। इस बात का वो क्या जवाब देता? आखिर वो कैसे इस बात उसकी बात सुनती? थोड़ी देर पहले उसने अच्छी खासी उसकी तौहीन की थी, अपनी बीवी की। अगर मिन्सा की तबीयत खराब ना होती तो वो कभी भी उसके दर पर ना जाता। वो दरवाज़ा खटखटाते दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा था, मगर वो तो जैसे खुलना ही नहीं चाहती थी। प्लीज़ ज़रीश दरवाज़ा खोल दो। मिन्सा बहुत बीमार है, वो बेहोश हो रही है, बार-बार उठ नहीं रही। डॉक्टर ने कहा कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो ज़ोर-ज़ोर से दरवाजे को धड़धड़ाते हुए बोला, जो झटके से बाहर आई। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो तेज़ी से नंगे पाँव भागी थी मिन्सा के कमरे की तरफ और अंदर दाखिल हुई, जहाँ वो बुखार में भनक रही थी। उतनी तेज़ी से झिपट कर उसे अपनी सांस से लिया था और उसे अपने गले से लगाया था। मेरी जान, क्या हुआ? मम्मा को याद कर रही थी? सॉरी बेटा, मम्मा बहुत गंदी है। मामा मिन्सा के पास ही नहीं आई। उसे झटाझट चूमते हुए बोली, जब वो भी ज़रिश के गले में अपनी बाहें डाल गई थी। मम्मा पास, मम्मा पास। एक ही बात वो बार-बार दोहरा रही थी, जब उसे बेड पर लेकर लेट चुकी थी और फीडर बनाते उसे दूध पिलाने लगी थी, क्योंकि वैसे तो कोई चीज़ उसके हलक में जा ही नहीं रही थी। उन दोनों की मोहब्बत देखकर वो अच्छा खासा नादिम हो गई थी। ज़ारून उन दोनों की हालत देखता शर्मिंदगी से सर झुका गया था। वो खुद को उनका मुजरिम गर्दान रहा था। उसकी वजह से आज उसकी बच्ची तड़पने लगी थी, अपनी माँ की दूरी पर और कमला कर रखी थी। सॉरी ज़रिश, मैं उस दिन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी मिन्सा से मोहब्बत पर शक किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं जानता हूँ। मगर रिहा के बाद मैं अपने दिल में किसी को जगह नहीं दे पाया और डरता हूँ कि उसे बुला ना दूँ। इसलिए तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर गया था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यही कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया था और ज़रिश उस दरवाजे को देखने लगी जहाँ से वो निकला था। आज ज़रून को एक बिज़नेस डिनर में जाना था, जहाँ सबको अपनी वाइफ़ लाने का कहा गया था। वो भी एक बार ज़रिश के सामने गया था, उसे चलने का कहा था। हैरत अंगेज़ तौर पर वो चलने के लिए तैयार हो भी गई थी। इतने वक़्त में वो ज़रून की नेचर से अच्छे से जान गई थी कि वो बुरा नहीं था, बस वैसे ही सख्त बनता था। वो इस कम अरसे में भी ज़रून भी उसकी हर चीज़ का ख़्याल रखने लगा था, जबकि जाने-अनजाने में वो बार-बार ज़रिश से बात करने की कोशिश करता, यहाँ तक कि ज़रिश का ख़्याल उसे हर वक़्त सताता रहता। ज़रून अपने दिल की हालत जान चुका था, मगर मानना नहीं चाह रहा था। फिर वो किस मुँह से उससे इज़हार मोहब्बत करता? आखिर खुद ही उसने अपने दिल के दरवाजे उस पर बंद कर दिए थे। फिर वो क्या सोचती उसके बारे में? शाम को वो ऑफ़िस से लौटा तो रूम में फ्रेश होने चला गया। तैयार होकर उसने ज़रिश को कॉल की, बाहर आने का कहा और खुद लाउंज में उसका इंतज़ार करने लगा। हीर की टक-टक ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल कराई। तो पीछे बैठा, जहाँ ज़रिश तमाम तर हशर सामानिया समेत उसके दिल पर बिजली गिराती हुई नज़र आ रही थी। उसने पैरों को छूता डार्क ब्लू रंग का फ्रॉक से तन किया हुआ था और बालों को कमर पर खुला छोड़ा था, जबकि सीने पर दुपट्टा फैलाल कर दिया था। वो नेचुरल मेकअप में भी उसका चैन लूट चुकी थी। चले, ज़रिश ने ज़रून शाह की वालहाना नज़रों से बचने के लिए कहा और गला खनकार कर चलने का कहा। उसके जज्बात उसकी आंखों से साफ ज़रिश पर ज़ाहिर हो रहे थे, जिसे वो कबूल तो करना चाहती थी, मगर चाह रही थी कि ज़रून खुद पहल करे। ज़रून जो मुंह खोले यकटक उसकी खूबसूरती में खोया था।
उसकी आवाज़ पर होश में आया और खजल होते ही फटाफट सर खुजाते उसे चलने का कहा। गाड़ी में भी तमाम वक्त जरून की नजरें जरिश का ही तवाब कर रही थी, जिससे जरिश का मुंह सुर्ख हुआ पड़ा था। इतने छिछोरे हैं, कब से ताड़ रहे हैं? जरिश ने दिल में सोचा। उसे कनखियों से देखा। आखिर कब पहुंचेंगे हम? आखिर इसने जरून की एक्सरे कर दी। वालहाना नजर से खाइफ होते हुए कहा, जो उसे देखकर उसके साथ वक्त बताने को स्लो ड्राइव कर रहा था। उसकी बात पर चौंक कर देखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर में वो पार्टी में पहुंच चुके थे। पार्टी अपने अरूज पर थी। रंग बिरंगी लड़कियां नाजेबा लिबास में लड़कों की बाहों में बाहें डाले इधर उधर घूम रही थी। जरिश को एकदम कोफत होने लगी। उनके अंदर आते ही फोटोग्राफर का जिम्म गफीर उनकी तरफ लपका। उन्हें घेरे में लेते उनकी खटाखट तस्वीरें खींचने लगा। जरिश तो इस अवतार पर बौखला सी गई। कहाँ देखी थी उसने इतनी गैदरिंग? उसने घबराते हुए जरून का बाजू थाम लिया। जरिश का यूं हिफाजत के लिए जरून का बाजू पकड़ना जरून के दिल के तार छिड़ गया, जबकि किसी की आंखों में नफरत और जलन की चंगारियां भर गया। जरून उसे अपनी महफूज हल्के में लिए एक साइड पर ले आया जहां रश कम था। तुम ठीक हो? जरून ने दरियाफ्त किया। जरीश ने हाँ में सर हिलाया। तभी जरून को कोई जानने वाला मिल गया तो इनसे बातें करता दूर निकल गया, जबकि जरीश उकताई नजरों से पार्टी में मौजूद यहाँ वहां फिरती नाजेबा लिबास में मलबूस लड़कियों को दिख रही थी। जब भी कोई इसके पास खिनकारा, उससे पलट कर देखा और जब उसकी हैरत की इंतहा न रही, पीछे वही खड़ी थी रिया, जिसकी शौहर की पहली बीवी थी। मगर ये क्या, वो तो जिंदा थी। वो समझ ना सकी। वो तो तुम हो, इसे जरूर अपने घर में लाया है दूसरी बीवी बनाकर। मानना पड़ेगा, तुम खूबसूरत तो हो मगर इतनी क्लासी नहीं हो। वो इसे तनकीद का निशाना बनाते हुए बोली, जबकि उसके तन बदन में आग सी लड़की। ये लड़की एक शख्स की जिंदगी और मौत की दहानी पर छोड़कर खुद अपने मजे से जिंदगी गुजार रही थी। ये सब महसूस करके वो सीख पा होकर रह गई थी। क्या जरून जानता था? मगर उसने पलट कर देखा तो जरून भी हैरत से घरा खड़ा उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत की चंगारियां साफ देखी जा सकती थी। ऐसे मानना पड़ेगा तुम्हें भी, बहुत बेशर्म किस्म की लड़की हो। एक शख्स को तुमने लारा लगा रखा है कि तुम इस दुनिया में मौजूद ही नहीं हो, और कितनी डिटाई और बेशर्मी से किसी और मर्द की बाहों में बाहर डालकर घूम रही हो। आखिर क्या बिगाड़ा था तुम्हारी जरून ने? वो इसकी जानी देखते हुए कांटा निगाहों से बोली थी, साथ ही उसका हाथ पकड़कर मरोड़ा था। जब उसकी कराहें बुलंद हुई थी, छोड़ो मुझे यू चीप लड़की। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे हाथ लगाने की? जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? वो कहर भरी निगाह उस पर डालते हुए बोली, जब अगले ही पल उसे जमीन पर धक्का दे गई थी कि उसकी हथेलियां छिल गई थी। तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? संभाल नहीं सकते? जरा सी लड़की। वो अपने बॉयफ्रेंड को देखते हुए बोली थी, जब बीच में जारून आया था और मुक्का मारकर उसको भी जमीन पर ढेर कर दिया था। ओह, तब तुम्हारी मोहब्बत भी बदल गई है? ये लड़की पसंद आ गई तुम्हें? कल तक तो तुम्हें मैं पसंद थी। वो हाथ झाड़ते हुए उठी थी, कल जरून के सामने आई थी, जो कि एक कहर भरी निगाह उस पर डाल कर रह गया था। हाँ, मैं ही पागल था जो तुमसे मोहब्बत कर बैठा। मुझे क्या मालूम था कि तुमने ये सब एक ढोंग रचाया था, सिर्फ मुझसे जान छुड़ाने के लिए। अगर पहले पता होता तो तुम्हें मसीह करके रख देता, कभी भी तुम्हारी यादों के सहारे जिंदगी ना गुजारता। मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम जैसी फरेबी औरतें भी दुनिया में जिंदा है, जो बाकी लड़कियों का नाम भी बदनाम करती हैं। उसकी जानिब देखते हुए बोला था, अच्छा तो क्या कर लोगे तुम? अब तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई ना? वो एकदम कहकार लगाते हुए बोली थी, जब वो तमस्खुर से बोला था, किसने कहा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई? आज तुम्हारी वजह से एक अच्छी चीज भी हुई है। मेरे पास जरिश आ गई है, जो मेरी मोहब्बत है, जिससे अब मैं सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ, और इसके बगैर जीने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं, मिंसा और जरिश अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, तुम्हारे नापाक साय से बहुत दूर। और हमें क्या चाहिए? वो इस पर एक तंजिया निगाह डालते हुए बोला, जब वो दांत खिचखिचा कर रह गई थी। मिंसा मेरी बेटी है। वो आगे आते हुए दहाड़ी, जो वो खिलखिलाकर हंस दिया। अरे, कौन सी बेटी जिसकी शक्ल तक तुम्हें याद भी नहीं? उसका मजाक उड़ाते हुए वो बोला था, जब वो नथने फुला कर रह गई थी। तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे जरूर। ये लड़की आज है, कल नहीं होगी। उसे वार्न करते हुए बोली थी, जब वो कंधे उचका कर रह गया। तुम में और जरिश में बहुत फर्क है। तुम तो आती जाती रहती हो लोगों की जिंदगी में और दूसरों के बिस्तर पर भी, मगर जरिश ऐसी नहीं है। वो मेरे दिल की मलका है,
वो इसे अपने सीने से लगाते हुए बोला था और उसकी को लेकर वहाँ से निकलता चला गया था। और हाँ, लड़की, याद रखना, तुम्हारे पास जितने भी एक्ट्स हैं, मैंने अपने छोड़े थे, वो सब खत्म समझो। अब मेरा लॉयर तुमसे राब्ता करेगा। वो जाने से पहले उसे बर्बाद करना ना भूला था, जबकि वो पीछे चीखती चिल्लाती रह गई थी, "सरुण, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम्हारी मोहब्बत थी।" मगर वो सुन ही कहाँ रहा था, बल्कि बहुत शान से ज़रिश को गाड़ी में बिठाकर लेकर निकलता चला गया। "अब ठीक तो है ना?" वो उसकी जानिब देखते हुए परेशानी से बोली। जब वो एकदम खिलखिलाकर हँस दिया। ज़रिश को लगा वो पागल हो गया। जब वो इसका रुख अपनी जानिब करते, उसके लबों पर झुका था कि वो शिशिर निगाहों से उसे देखने लगी थी और खुद खुद को छुड़वाने लगी थी। कुछ देर बाद जब वो गहरी सांस भरते दूर हटा, तो इसे ऐसे दिखने लगी जैसे वो पागल हो गया हो। "मुझे वाकई लगता है आप पागल हो गए।" वो गहरा सांस भरते उसे घूर कर बोली, जब वो इसे अपने सीने से लगा गया था। "हाँ, हो गया हूँ पागल, लेकिन तुम्हारे प्यार में। आइंदा तुम्हारे साथ ही तो जिंदगी गुजारने का तसव्वुर रखता हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ मैं?" उसकी जानिब देखते हुए शरीर लहजे में बोला था, जो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसे जन्म का ये चहचहाता हुआ अंदाज पहले कभी नहीं देखा था। यकीनन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज उनके सामने रिहा की सच्चाई ना आती, तो शायद जरून खुलकर जिंदगी गुजार ना पाता। मगर अब उसको देखते लग रहा था कि वो कोई अलग ही शख्स है, जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ जरिश बसती है। और जरिश को और क्या चाहिए था? वो जरून का फैला हुआ हाथ थाम चुकी थी, हमेशा के लिए, एक नए सफर पर जाने के लिए।